नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 12 जुलाई के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। आइए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज के इस सत्र में हम किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले भेदभाव विरोधी कानून को लेकर के जो एडिटोरियल आया है हम उस पर चर्चा करेंगे। युवाओं की क्षमता का दोहन किस प्रकार सही तरीके से किया जा सके, इसको लेकर के जो एडिटोरियल आया है हम उस पर चर्चा करेंगे। भारत, इटली और जापान के बीच में जो एक अलायंस बनाने का प्रयास किया जा रहा है उसको लेकर के जो एडिटोरियल आया है हम उसकी भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा नई जनसंख्या नीति जो उत्तर प्रदेश के द्वारा लागू की गई है हम उस पर भी चर्चा करेंगे। और हाल के द्वारा जो लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर का पहला बैच सेना को देने की तैयारी की जा रही है उस न्यूज को भी हम यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा सबसे अंतिम में इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज के पेपर के पेज नंबर 6 में एक न्यूज आया है जिसका शीर्षक है अ केरला मॉडल फॉर एन एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ। तो यहाँ पर बात हो रही है एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ यानी कि भेदभाव के खिलाफ कानून की। और यहाँ पर खास करके इस एडिटोरियल में केरला मॉडल का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि केरला के लिए जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ बनाया गया है अगर वो वहाँ पर लागू हो जाता है तो इसको देखते हुए देश के अन्य राज्य भी इस तरह के कानून को लागू करेंगे और मजबूर होकर के केंद्र सरकार को भी इसी तरह का एक कानून लाना पड़ेगा। तो आइए देख लेते हैं कि आखिर इस एडिटोरियल में लेखक के द्वारा किन महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने का प्रयास किया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 राज्य को कुछ संरक्षण विशेषताएं जैसे धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर व्यक्तियों के साथ भेदभाव करने से रोकता है। लेकिन ये कानून निजी व्यक्तियों और संस्थानों पर लागू नहीं होता है, यानी कि इस अनुच्छेद में निजी व्यक्तियों और संस्थानों को वह काम करने से नहीं रोका गया है जिसको करने से राज्य को अनुमति नहीं दी गई है। यानी कि यहाँ पर राज्य का तो नाम लिखा गया लेकिन यह स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया कि निजी व्यक्ति और संस्थान भी किसी व्यक्ति पर जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। और इसी कारण से हमारे देश में राज्य के द्वारा तो नहीं लेकिन लोगों के द्वारा जाति, भाषा, राष्ट्रीयता, वैवाहिक स्थिति, विकलांगता इनके आधार पर बहुत सारे भेदभाव किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने मकान को धर्म के नाम पर किसी दूसरे व्यक्ति को किराए पर नहीं देते। वो ये देखते हैं कि जो किराया मांगने वाला व्यक्ति है वो किस धर्म का है, किस जाति का है, वो कौन सी भाषा बोलता है। एक तरह से ये भी हमारे समाज में, हमारे देश में भेदभाव को बढ़ावा दे रहा है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी नौकरियां हैं जहां पर आपके रंग को देख करके, आपकी लंबाई को देख करके, आपके वेट को देख करके आपको नौकरी नहीं दी जाती है, जिसमें यहाँ पर चर्चा की गई है एयर होस्टेस का। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कंपनियां हैं जो विकलांग व्यक्तियों को नौकरियां नहीं देते, ये समझ करके कि वे व्यक्ति सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तो कहने का आशय ये है कि जो अनुच्छेद 15 में राज्य को ये कहा गया है कि वो किसी भी व्यक्ति को धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, इसी तरीके का एक कानून निजी व्यक्तियों और संस्थानों के लिए भी लाया जाना चाहिए, जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि राज्य के साथ साथ कोई निजी व्यक्ति और संस्था भी इनके आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। यहाँ पर प्यू रिसर्च सेंटर के हालिया रिपोर्ट की भी जिक्र की गई है, जिसमें कहा गया है कि बड़ी संख्या में भारतीय एक अलग धार्मिक समुदाय के व्यक्ति को अपने पड़ोसी के रूप में रखना पसंद नहीं करते। जैसा कि मैंने कहा कि जब आप किराया लेने जाते हैं किसी मकान को तो वहां पर मकान मालिक के द्वारा आपसे जाति पूछा जाता है, आपका धर्म पूछा जाता है, आप वेज हैं कि नॉन वेज है, इस तरह के बातें पूछे जाती है और इसके आधार पर दो व्यक्तियों के बीच में भेदभाव किया जाता है। और इसी की यहाँ पर चर्चा की गई है और कहा गया है कि अगर भारत को इस तरह के भेदभाव को रोकना है तो यहाँ पर एक बहुत ही कड़े कानून की जरूरत है, जहाँ पर
स्पष्ट रूप से ऐसा करने वालों को सजा देने की बात कही गई हो। यहां पर कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरह के भेदभाव को मान्यता दी है। यहां पर पाटन जमालवली बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के केस का जिक्र किया गया है, जहां पर इंटरसेक्शनल डिस्क्रिमिनेशन की बात को मान्यता दी गई थी। जब ये टॉपिक अप्रैल के महीने में सबसे पहली बार आया था तो मैंने इसको लेकर के चर्चा भी की थी कि आखिर ये इंटरसेक्शनल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। मैं यहाँ पर फिर से आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ एक एग्जाम्पल लेकर के। जैसे आपने देखा होगा कि एक महिला पर अत्याचार होता है और अगर वो महिला दलित कम्युनिटी से जुड़ी हुई है तो उस पर जो अत्याचार है वो ज्यादा हो जाता है। यानी कि एक तो वो महिला है और दूसरा वो दलित है, इस कारण से उस पर अत्याचार किया जाता है और इसी को हम कहते हैं इंटरसेक्शनल डिस्क्रिमिनेशन। मतलब कि दो से ज्यादा विशेषताओं के आधार पर किसी पर अत्याचार करना। और इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पाटन जमाल वली बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के केस में मान्यता भी दी गई है। बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको उनके जाति, धर्म, उनके लिंग के आधार पर इस तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है, उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर कहा गया है कि इस तरह के भेदभाव को रोकने के लिए भारत में कानूनी उपाय की जरूरत है, जिससे जो पीड़ित होते हैं उन्हें कानूनी उपचार मिल सके। अगर हम इन कानूनी उपायों की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान में रखिएगा। सच्चर समिति ने 2006 में भेदभाव विरोधी कानून की आवश्यकता को मान्यता दी थी और आगे चल करके समान अवसर आयोग यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन के द्वारा भी, जिसके अध्यक्ष प्रोफेसर NR माधव मेनन थे, उन्होंने भी इस तरह के बात का समर्थन किया था। यानी कि भारत में इस तरह के कानून की चर्चा पहले से हो रही है। यहां पर आपको सच्चर समिति को याद रखना है और इसके साथ साथ इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन का जो रिकमेंडेशन था उसको भी याद रखना है, जिसमें यह कहा गया था कि इस तरह के भेदभाव को रोकने के लिए भारत में एक कानून की आवश्यकता है। लेकिन अभी तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। यहां पर इस एडिटोरियल में यह बताने का प्रयास किया गया है कि लोकसभा के सदस्य शशि थरूर के द्वारा एक भेदभाव विरोधी और समानता विधेयक 2016 में पेश किया गया था और यह विधेयक पेश करके उन्होंने इस तरह के विचार को पुनर्जीवित करने की कोशिश की थी। लेकिन ट्रेजरी बेंच के द्वारा इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई गई और 2019 में लोकसभा भंग होने के साथ साथ ये बिल भी लैप्स हो गया। यानी कि सरकार के द्वारा, खास करके केंद्र सरकार के द्वारा इन तरह के कानूनों को बनाने में अभी तक कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई गई है। और इसका प्रमाण ये है कि शशि थरूर के द्वारा जो विधेयक लाया गया वो 2019 में लैप्स हो गया, क्योंकि 2019 में लोकसभा भंग हो गई थी। यहां पर कहा जा रहा है कि अगर सेंटर इस तरह के कानून नहीं बनाता है तो राज्यों को यहां पर पहल करनी चाहिए और राज्य विधायिका संविधान की 7वीं अनुसूची, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, उसमें जो एक सूची है जिसे हम सूची 3 कहते हैं, यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट की यहां पर बात हो रही है, उसमें जो 8वीं प्रविष्टि है उसके तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करके भेदभाव विरोधी कानून को आसानी से बना सकती है, जो इस तरह के काम करने वाले लोगों के लिए दंड को आकर्षित करता है, यानी कि उन्हें इस कानून के आधार पर दंड दिया जा सकता है। तो यहां पर यह बताया जा रहा है इस एडिटोरियल में कि राज्यों को भी इसका पहल करना चाहिए और वो आसानी से कॉन्करेंट लिस्ट में दिए गए 8वीं सब्जेक्ट, जिसे हम कहते हैं एक्शनेबल रॉन्ग, यानी कि अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उसको देखते हुए राज्य और केंद्र दोनों ही उसको रोकने के लिए कानून बना सकते हैं, उसका उपयोग करते हुए इस तरह के कानून बना सकते हैं। तो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं आपके एग्जाम के लिए, इन सभी को जरूर नोट कर लेंगे। आपके एग्जाम में आंसर राइटिंग में ये बहुत ही काम आ सकते हैं। इस एडिटोरियल में केरला का खास करके जिक्र किया गया है, क्योंकि कुछ लोगों के द्वारा केरल के लिए एक ऐसा ही एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ बनाया गया है जिसे अभी तक वहां पर लागू तो नहीं किया गया, लेकिन इसकी चर्चा वहां पर जोरों शोरों से है। यहां पर कहा जा रहा है कि इस कानून के लागू होने से केरल में अगर कोई व्यक्ति किसी की जाति, धर्म, उसका जेंडर, उसका कलर, इसको देखते हुए कोई भी भेदभावपूर्ण रवैया अपनाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। और यहां पर कहा गया है कि इसका एक ड्राफ्ट वहां के लॉ मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन को भी भेजा गया है और इस बात का यहां पर जिक्र किया गया है
कि केरला में इस तरह के कानून को लागू करने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर जो पार्टी अभी सत्ता में है और जो विपक्ष में है, दोनों के द्वारा इस तरह के एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ को लागू करने की बात कही गई थी। और इसीलिए ये संभावना बताई जा रही है कि हो सकता है कि केरल वो पहला राज्य बन जाए जिसके द्वारा इस तरह के एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ को लागू किया गया। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब राज्यों को इसके फायदे के बारे में पता चलेगा तो बहुत सारे राज्य इस तरह के कानूनों को अपने यहाँ लागू करेंगे, और इसको देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी इस तरह के एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ को बनाने का काम किया जाएगा और उसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। तो एक तरह से यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि हमारे समाज में किस तरीके से भेदभाव व्याप्त है, जो कि अलग अलग तरीके का भेदभाव है। कहीं पर जाति के नाम पर, कहीं पर धर्म के नाम पर, कहीं पर जेंडर के नाम पर लोगों से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। और इन सभी को देखते हुए भारत में एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ की जरूरत है, जो कि आम नागरिकों और संस्थाओं को इस तरह के भेदभाव करने से रोक सके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। आइए अब एक और इंपॉर्टेंट एडिटोरियल के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 7 में एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है टैपिंग ऑन द पोटेंशियल ऑफ द यूथ। और ये एडिटोरियल नाम से ही समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हमारे देश में जो युवा आबादी है उसका इस्तेमाल हम अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने में कर सकते हैं, उसको लेकर के है। और यहाँ पर इस एडिटोरियल को विश्व जनसंख्या दिवस को ध्यान में रख करके पेपर में दिया गया है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जनसंख्या से संबंधित मुद्दों के महत्व पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, जिसे पहली बार 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP के द्वारा मनाया गया था। यानी कि सबसे पहला विश्व जनसंख्या दिवस 1989 में मनाया गया था, और इस साल भी विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया गया। और यहाँ पर कहने का आशय ये है कि ये जो दिवस मनाया जाता है वो इस बात को दर्शाने के लिए मनाया जाता है कि जो देश की जनसंख्या है वह उसके ऊपर बोझ नहीं होती है। अगर जनसंख्या में जो काम करने वाले लोग हों, उन्हें सही शिक्षा मिले, उन्हें सही स्किल मिले, तो इस जनसंख्या के बल पर कोई भी देश आगे बढ़ सकता है, डेवलपमेंट कर सकता है। और इसी को यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। कुछ डेटाज हैं जिसको आपको नोट कर लेना है। और यहाँ पर कहा गया है कि पिछले साल UNDP की एक रिपोर्ट में और द लेंसेट पत्रिका के अध्ययन में ये कहा गया कि भारत उम्मीद से 12 साल पहले ही अपनी आबादी को स्थिर कर लेगा। तो यहाँ पर यह कहना कि भारत में जनसंख्या विस्फोट है और भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती जाएगी, ये आशंका गलत है। और यहाँ पर कहा गया है कि इसके बजाय भारत की सरकार को अपने युवाओं की भलाई के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए योजनाएं बनानी चाहिए। इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि भारत का जो डेवलपमेंट है, जो कल्याण है, इन्हीं युवाओं पर टिका हुआ है। इस एडिटोरियल में भारत के युवाओं पर ये जो महामारी है यानी कि कोविड के प्रभाव का भी जिक्र किया गया है। और कहा गया है कि भारत की किशोर आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर 253 मिलियन से ज़्यादा किशोर हैं। भारत के 62% लोग ऐसे हैं जिनकी आयु 15 से 59 वर्ष के बीच में है। और हमारी जनसंख्या की जो औसत आयु है वो 30 वर्ष से कम है। यानी कि भारत में युवा आबादी बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन हमारी जितनी आबादी है हम उसके आधार पर इतना व्यय नहीं करते हैं, यानी कि युवाओं पर इतना ज़्यादा खर्चा नहीं करते हैं। और ये हमें पता चलता है विश्व बैंक के एक रिपोर्ट में, जिसमें कहा गया है कि शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय 2019 में सकल घरेलू उत्पाद का 4.4% और 2020 में यह GDP का सिर्फ 3.4% था। यानी कि अगर देखा जाए तो हमारे देश में युवाओं की आबादी बहुत ही ज़्यादा है, पूरी दुनिया में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा है। लेकिन इसको देखते हुए जो पैसा सरकार खर्च करती है अपने युवाओं पर, उसके शिक्षा के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके स्किल डेवलपमेंट के लिए, वो बहुत ही कम है। और इस डाटा को आपको नोट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारत की सरकार अपनी GDP का कितना %
शिक्षा पर खर्च करती है। यहाँ पर एक और रिपोर्ट का जिक्र किया गया जिसमें कहा गया है कि प्रति छात्र सार्वजनिक व्यय के मामले में भारत 62 नंबर पर है। और अगर हम शिक्षा की गुणवत्ता की बात करें और छात्र शिक्षक अनुपात की बात करें तो यहाँ पर भी भारत का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा नहीं है। यानी कि यहाँ पर समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि जिस तरीके से हमारे यहाँ पर किशोरों की आबादी है उसको देखते हुए सरकार को उनकी शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्च करना चाहिए, क्योंकि अगर आबादी शिक्षित नहीं होगी तो वो देश का भी विकास नहीं कर पाएगी। यहाँ पर कहा गया है कि कोविड-19 के कारण जो तालाबंदी की गई, जो लॉकडाउन लगाया गया, उसके कारण लगभग 32 करोड़ से ज्यादा छात्र प्रभावित हुए हैं, उनकी पढ़ाई रुक गई है और इसमें करीब 15.8 करोड़ महिलाएं हैं। और डेटा दिया गया है कि प्रभावित होने वाली स्कूली छात्राओं की संख्या लगभग 158 मिलियन है और उनमें से कईयों ने स्कूल छोड़ दिया है और उनके वापस स्कूल जाने की कोई संभावना भी नहीं बची है। यानी कि कोविड-19 के कारण हमारे देश के युवाओं पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है और खास करके अगर हम शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ पर स्थिति बहुत ही खराब है। तो ये जो डेटा यहाँ पर दिए जा रहे हैं आप इसको जरूर नोट कर लेंगे, क्योंकि टॉपिक को समझने के लिए डेटा बहुत ही जरूरी होते हैं। यहाँ पर पूरी दुनिया का भी जिक्र किया गया है और कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सर्वेक्षण से पता चलता है कि दुनिया भर में लगभग 65% किशोर ऐसे हैं जिन्होंने महामारी के दौरान अपने पढ़ाई के बाधित होने की सूचना दी है और लगभग 51% किशोरों ने यह महसूस किया है कि उनके सीखने में और देरी हो रही है। कहने का आशय यह है कि जो प्रभाव पड़ा है कोविड-19 का, यह किशोरों के ऊपर बहुत दिनों तक देखा जा सकता है। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि इस कारण से किशोरों पर मानसिक स्वास्थ्य में भी गिरावट आई है। और यहाँ पर एक डेटा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कहता है कि लगभग 70% युवा चिंता और अवसाद से पीड़ित हो गए हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो उनकी पढ़ाई रुकी है, जो नौकरियों का ह्रास हुआ है, उसके कारण लगभग 70% युवा ऐसे हैं जो चिंता और अवसाद में चले गए हैं और हमें इन्हें बचाने की जरूरत है। यहाँ पर खास करके महिलाओं का जिक्र किया गया और कहा गया है कि क्योंकि कोविड-19 के कारण बहुत लोगों की नौकरियां चली गई हैं, बहुत लोगों के काम धंधे बंद हो गए हैं, इस कारण भारत में बहुत सारे लोग गरीबी रेखा के स्तर के नीचे आ गए हैं और इस कारण से भारत में लड़कियों की कम उम्र में शादी की जो स्थिति है वो बदल गई है। यानी कि अब ज़्यादा शादियां जो हैं लड़कियों की कम उम्र में हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर ये माना जाता है कि अगर कोई परिवार गरीब है तो वो कम उम्र में ही लड़कियों की शादी कर देता है और ये बात में सच्चाई भी है। और इसके कारण जो है लिंग आधारित हिंसा में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, लड़कियों की तस्करी भी बढ़ी है। और इन सभी डेटास को देखते हुए सरकार को अपनी नीति में परिवर्तन करना होगा, ऐसी नीतियां बनानी होगी जिससे किशोरों को फायदा हो सके, उनकी शिक्षा का जो ह्रास हुआ है, जो कमी आई है उसमें, उसको दोबारा से ठीक किया जा सके। ऐसी नीति बनाई जाए भारत सरकार के द्वारा जिससे किशोरों का जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहे। यहाँ पर इस एडिटोरियल में आगे की राह की भी चर्चा की गई है और कहा गया है कि इन सारे स्थितियों को देखते हुए भारत सरकार के जो मंत्रालय हैं, सरकारी एजेंसियां हैं, उनके बीच में तालमेल अच्छा करना पड़ेगा ताकि एक समग्र और सार्थक समाधान विकसित किया जा सके। यहाँ पर कहा गया है कि शिक्षा मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किशोर, विशेषकर लड़कियां, महामारी के दौरान अपनी शिक्षा जारी रख सकें। साथ ही यहाँ पर यह कहा गया है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को किशोरों के स्वास्थ्य और सीखने की क्षमता को सुरक्षित रखने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ सहयोग करना चाहिए। कहने का आशय ये है कि जो प्रमुख मंत्रालय हैं, सरकारी एजेंसियां हैं और हमारे समाज के जो लोग हैं, उनके बीच में एक सामंजस्य बिठाने की जरूरत है जिससे ये जो प्रॉब्लम देखी जा रही है युवाओं के बीच में, इसे दूर किया जा सके। तो इस एडिटोरियल में इस बात को पुरजोर तरीके से उठाने का प्रयास किया गया है कि किसी भी देश की जनसंख्या उसके लिए बोझ नहीं होती है अगर उस जनसंख्या में काम करने वाले लोगों को सही तरीके से ट्रेनिंग दी जाए, उन्हें स्किल सिखाया जाए,
उनकी शिक्षा पर ध्यान दिया जाए, उनके हेल्थ पर ध्यान दिया जाए, तो ये सारे के सारे किशोर मिलकर के पूरे देश को डेवलप कर देते हैं, उसे आगे ले जाते हैं। और ये हम भी कर सकते हैं अगर हमने अपने किशोरों पर इन्वेस्ट किया तो। यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में ईस्ट एशिया का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि 1965 से 1990 के बीच में जिस तरीके से ईस्ट एशिया के देशों ने विकास किया, उसमें बहुत बड़ा योगदान वहाँ की जनसंख्या का है। इन देशों में भी इस वर्ष के दौरान, यानी कि 1965 से 1990 के दौरान जो है जनसंख्या में बढ़ोतरी देखी गई थी। यहाँ पर भी काम करने वाले लोग बहुत थे, लेकिन इन देशों ने अपने जनसंख्या में जो किशोर थे उनको स्किल सिखाया, उनके पढ़ाई पर खर्चा किया, उनके हेल्थ पर खर्चा किया, और जिसके कारण इन देशों का विकास बहुत ही तेजी से हुआ। भारत भी ऐसा कर सकता है अगर भारत भी अपने किशोरों की समस्याओं का समाधान ढूंढ ले तो। आइए अब एक और एडिटोरियल की यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 में एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है शेपिंग ए ट्राइलेटरल एज रोम लुक्स टू द इंडो पैसिफिक, और ये एडिटोरियल जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ है। तो आइए देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चाइना के द्वारा इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत ही ज्यादा हस्तक्षेप किया जा रहा है। इससे जुड़े हुए जो देश हैं वो बहुत ज्यादा परेशान है चाइना से। भारत तो पहले से ही परेशान है, क्योंकि यहाँ पर हिंद महासागर में भी चाइना के द्वारा भारत को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। लद्दाख बॉर्डर पर तो हमारे टेंशन चल ही रहा है। तो इंडो पैसिफिक में जो स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए बहुत सारे देश चाइना को रोकने के लिए मिल करके काम करने के लिए अब तैयार हैं। और यहाँ पर इन देशों के बीच में एक तरीके से ये बात स्पष्ट हो गई है कि अगर चाइना को इंडो पैसिफिक में रोकना है तो इन्हें मिल करके काम करना होगा। और इसी को लेकर के यहाँ पर एक चर्चा की गई है और कहा गया है कि चीन के खिलाफ अब इटली भी तैयार हो रहा है और वो भारत और जापान के साथ मिल करके एक अलायंस बनाना चाहता है जो कि मुक्त इंडो पैसिफिक सुनिश्चित कर सकता है। यहाँ पर इस एडिटोरियल में समझाने का प्रयास किया गया है कि दुनिया के वे देश जो कि समान मूल्यों को साझा करते हैं और समान चुनौतियों का सामना करते हैं, उसको खत्म करने के लिए उनके बीच में भागीदारी बहुत ही जरूरी है। और अगर ऐसा कोई अलायंस बनता है तो यहाँ पर जो देश इस अलायंस में होंगे वे एक दूसरे के संप्रभुता पर हस्तक्षेप किए बिना, उनकी आज़ादी पर हस्तक्षेप किए बिना भी इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। और ऐसा करने से इन देशों के बीच में जो व्यापार है वो भी बढ़ेगा, जो संबंध हैं वो भी मजबूत होंगे, और खास करके चीन की जो हठधर्मिता है इंडो पैसिफिक में उसे दूर करने में यहाँ पर मदद मिलेगी। और यहाँ पर चर्चा की गई है इटली की, और इटली ने भी अब इंडो पैसिफिक की तरफ देखना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर जो इटली के नए प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा इस इरादे का संकेत भी दे दिया गया है और कहा गया है कि अब इटली भी इंडो पैसिफिक में जो चाइना का दबदबा है उसे खत्म करने के लिए प्रयास करेगा, और इसके लिए वो भारत और जापान के साथ त्रिपक्षीय साझेदारी करना चाहता है। और इस एडिटोरियल में ये जो त्रिपक्षीय सहयोग है, यानी कि भारत, चाइना और इटली के बीच में जो साझेदारी है उसकी खास करके चर्चा की गई है और कहा गया है कि अगर ये साझेदारी बन जाता है तो एक तरीके से ये जो अलायंस है वो बहुत ही डोमिनेंट होगा और इंडो पैसिफिक में चाइना के प्रभाव को कम करने में बहुत बड़ा हाथ इसका हो सकता है। यहाँ पर कहा गया है कि इटली और जापान के बीच में बहुत पहले से ही संबंध बहुत ही अच्छे हैं। भारत और जापान के बीच में संबंध बहुत अच्छे हैं। कहने का ऐसा ये है कि ये तीनों देश एक साथ मिलकर के काम कर सकते हैं, जिससे इनके बीच में व्यापार को भी बढ़ावा होगा, इनकी सेनाओं के बीच में संपर्क भी बढ़ेगा, और इस मंच का उपयोग करके ये चाइना को रोकने का प्रयास भी कर सकते हैं आसानी से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि G20 का सम्मेलन अक्टूबर में रोम में होने वाला है, और इसके बाद 2023 में G20 का सम्मेलन भारत में होने वाला है। और इसको देखते हुए भारत, जापान और इटली एक साथ बातचीत करके इस अलायंस को बना सकते हैं और आर्थिक और राजनीतिक मुद्दे पर इसे आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि इस क्षेत्र में त्रिपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए तीनों देशों के साथ एक साझा आर्थिक और राजनीतिक एजेंडा परिभाषित करने की जरूरत है। यानी कि इन तीनों के मन में कोई भी ये शक नहीं होना चाहिए कि इन तीनों का अलायंस
किस चीज के लिए बनाया गया है, किस पर आधारित है, और इन्हीं सभी की यहाँ पर चर्चा की गई है। और कहा गया है कि आज की स्थिति को देखते हुए अगर इटली भारत और जापान के साथ अगर ऐसा अलायंस बनाता है तो इन तीनों देशों को फायदा है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा बाजार है भारत में, जिसका फायदा जापान और इटली उठा सकते हैं, और जल्द से जल्द इस तरह के अलायंस को बनाने की कवायद शुरू कर देनी चाहिए इन तीनों देशों के द्वारा, जो कि इंडो पैसिफिक में चाइना के हस्तक्षेप को रोकने में बहुत ज्यादा मददगार साबित हो सकता है। आइए अब एक और न्यूज की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 1 पर एक न्यूज आया है जिसका शीर्षक है न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी कीप्स ऑल सेक्शन इन माइंड, और यहाँ पर यूपी के द्वारा लागू किए गए न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी का जिक्र किया गया है, और ये टॉपिक जीएस पेपर 2 पॉलिटी से जुड़ा हुआ है। तो इस न्यूज में आपको ध्यान रखना है कि आखिर कौन कौन से इंपॉर्टेंट लक्ष्य यूपी सरकार के द्वारा रखे गए हैं, और इन्हीं लक्ष्यों का हम यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं। इस नई नीति में कहा गया है कि 2026 तक जो कुल प्रजनन दर है उत्तर प्रदेश का यानी कि यूपी का, उसे 2.7 से घटा करके 2.1 और 2030 तक इसे 1.7 करना है। तो बहुत ही महत्वाकांक्षी ये लक्ष्य रखा गया है, जहां पर यूपी का जो कुल प्रजनन दर है उसे 2030 तक 1.7 लाने की बात कही जा रही है। यहां पर आधुनिक गर्भ निरोधक प्रसार की दर को 31.7% से 2026 तक बढ़ा करके 45% और 2030 तक इसे 52% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है उसे आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए, और यहाँ पर कहा गया है यूपी की सरकार के द्वारा कि जो मातृत्व मृत्यु दर है जो कि अभी 197 है यूपी में, उसे 2026 तक 150 और 2030 तक 98 कर देना है। तो ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है यूपी सरकार के द्वारा जिसे रखा गया है, और यहाँ पर शिशु मृत्यु दर की बात कही गई है जिसे 43 से घटा करके 32 और 2030 तक 22 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ पर 5 से कम उम्र के शिशु मृत्यु दर को भी घटाने का लक्ष्य रखा गया है, और कहा गया है कि 2026 तक इसे 47 से 35 करना है और 2030 तक इसे 25 तक लेकर के आना है। तो यहाँ पर जो लक्ष्य रखा गया है जो कि मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और 5 साल से कम शिशु के मृत्यु दर से जुड़ा हुआ है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही बड़ा लक्ष्य रखा गया है। आइए अब एक और न्यूज को यहाँ पर देख लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 8 में डिफेंस से रिलेटेड एक न्यूज आया है जिसका शीर्षक है HAL सेट टू डिलीवर फर्स्ट बैच ऑफ 3 LCH, यानी कि हाल के द्वारा 3 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को सेना को सौंपा जाएगा, और ये टॉपिक जीएस पेपर 3 डिफेंस से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर इस न्यूज में कहा गया है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL स्वीकृति परीक्षण पूरा होने के बाद भारतीय वायु सेना को 3 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर यानी कि LCH का यहाँ पर बात किया जा रहा है, उसका पहला बैच देने की तैयारी कर रहा है, और ये सेना और IF के लिए स्वीकृत 15 लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन में से एक हैं। अगर हम LCH की बात करें यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की बात करें तो ये 5.5 टन वजनी दुनिया का सबसे हल्का अटैक हेलीकॉप्टर है, और यह हेलीकॉप्टर 12,000 फीट की ऊंचाई पर भी काम कर सकता है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स को इस तरह के 65 और सेना को 114 हेलीकॉप्टर की आवश्यकता है, और आपको ये बात ध्यान में रखना है कि आर्मी एविएशन छोटे उपयोगिता वाले हेलीकॉप्टरों का संचालन करता है, उसके पास कोई भी अटैक हेलीकॉप्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पर आर्मी एविएशन इस तरह के अटैक हेलीकॉप्टरों को शामिल करना चाहता है जिसकी जरूरत उन्होंने बताई है 114। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो अटैक हेलीकॉप्टर है वो सिर्फ और सिर्फ वायु सेना के पास है, और वायु सेना के द्वारा इंडियन आर्मी को इन हेलीकॉप्टरों से हवाई सहायता प्रदान की जाती है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जल्द ही भारत सरकार के द्वारा इसके और प्रोडक्शन करने के लिए डील कर लिया जाएगा HAL के साथ, और यहाँ पर यह भी सूचना दी गई है कि जो LCH है यानी कि लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है वो चाइना के साथ जो हमारा स्टैंड ऑफ चल रहा है लद्दाख रीजन में, वहां पर इसके 2 यूनिट को डिप्लॉय किया गया था, और जहां पर इन्होंने इस हाई एल्टीट्यूड में यह साबित कर दिया कि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में
इस तरह के जो अटैक हेलीकॉप्टर है वो काफी मददगार हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो डेटा दिया गया है उसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आइए अब आज के मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत में भेदभाव विरोधी कानून की आवश्यकता क्यों है। इस कथन का आपको मूल्यांकन करना है। और यहाँ पर जो पहले एडिटोरियल में हमने इतनी सारी बातें की थी उन सभी का उपयोग करते हुए आप आसानी से इसके आंसर को बना सकते हैं, लिख सकते हैं। आइए देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को। और दूसरा क्वेश्चन है, यह महत्वपूर्ण है कि हम युवाओं की भलाई की रक्षा करें क्योंकि भारत का कल्याण उन पर टिका हुआ है। इस कथन पर चर्चा करते हुए अपनी राय रखें। तो इस पर भी हमने बहुत सारी चर्चा की थी, बहुत सारे डेटा आपके पास अवेलेबल हैं अब, और आसानी से इन सभी का उपयोग करके आप अपने उत्तर की संरचना कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको आज का यह हिंदू एनालिसिस पसंद आया होगा। जितने भी टॉपिक हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप इन सभी टॉपिक पर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी और जुटाने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप जरूर इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।